नमस्कार। अमरावती नामक एक नगर था और उस नगर में धनंजय नामक एक युवक रहता था। जब वो छोटा था तभी उसका विवाह हो चुका था। भाग्यवशात जब वो यंग हुआ उसके माता पिता की मृत्यु एक अकस्मात में होती है और उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो उसका सारा धन हड़प लेते हैं। सो तकरीबन जब वो यंग होता है तब तक वो अमीर से गरीब हो चुका था। लोग उसको मनहूस या दुर्भाग्य वाला मनुष्य कह के बुलाते थे। आगे जाके बात वहाँ तक पहुँची कि जो उसकी मंगेतर थी उसने भी तुम बहुत मनहूस हो और तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है ये कहकर उसकी एंगेजमेंट भी तोड़ दी। तो बड़ा मायूस होकर वह एक दिन नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक ज्योतिषी उसको मिलता है। वह ज्योतिषी को अपना सारा वृत्तांत बताता है, अपनी पूरी स्टोरी बताता है और स्टोरी बताने के बाद वो ये प्रश्न पूछता है कि क्या ज्योतिषी आपको लगता है कि मेरे भाग्य में सच्चा प्रेम है? क्या मेरे भाग्य में संपत्ति है? क्या लोग मुझे कभी भी मैं बहुत मनहूस हो ये बुलाना बंद करेंगे? ज्योतिषी अभी ज्योतिषी की विद्या पढ़ के आया था तो वो अपना जो ज्ञान था वो पूरा लगा देता है। उसकी कुंडली, उसके हाथ और उसके लक्षणों का अभ्यास करके वो इतना बताता है कि एक बात तय है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है और तुम्हारे भाग्य बदलने के कारण तुम बहुत ही बड़े धन की प्राप्ति करने वाले हो और तुम्हारे भाग्य में सच्चा प्रेम भी लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रेम तुम्हें किस तरह से मिलेगा, किस माध्यम से मिलना है, वो अगर तुम्हें जानना हो तो तुम्हें मेरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। और मेरे गुरु जो है वह हिमालय में रहते हैं। यहाँ से 2 दिन और 2 रात्रि की यात्रा तुम्हें करनी पड़ेगी। वहाँ पर जाकर तुम उनसे पूछो। वैसे भी धनंजय बहुत दुखी था तो कहीं से उसको सुख मिलने का रास्ता दिख रहा था तो वह निकल पड़ा। पहले दिन जब वो जाता है तब जंगल में उसको एक शेर मिलता है और शेर उसको खाने के लिए दौड़ता है। तभी धनंजय उसको रोकता है कि ऐसा मत कीजिए, मेरी पूरी स्टोरी आप सुनिए और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं गोविंद देवज्ञ जो कि बहुत बड़े ज्योतिषी है उनको मिलने जा रहा हूँ और एक ज्योतिषी का कहना है कि मेरा भाग्य बदलने वाला है, तो आप कृपा करके अभी मुझे मत खाइए। बातें सुन के धनंजय की शेर को विश्वास आता है और शेर बोलता है कि तुम्हें तो मैं बाद में भी खा लूँगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। क्योंकि तुम गोविंद जी को मिलने जा रहे हो तो जब तुम उन्हें मिलो तो मेरा एक प्रश्न पूछना। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कितना ही क्यों ना खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता, मुझे सदैव भूख लगी रहती है और उसके कारण मैं त्रस्त हो चुका हूँ। तो जब तुम गोविंद जी को मिलो मेरा ये प्रश्न भी तुम पूछ लेना और उसका जवाब मुझे बताना। धनंजय उसको पक्का ऐसा कह के निकल जाता है। अब रात्रि का समय होता है और जब रात्रि होने की शुरुआत होती है तभी वह किसी गांव के पास पहुंचता है और गांव स्टार्ट हो उससे पूर्व ही एक खेत था और उस खेत में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। तो वह किसान गोविंद को देखता है और अतिथि अर्थात भाग्य ऐसा कहकर उसको अपने घर पर ले जाता है, उसको खिलाता है और जब रात को सोने का समय आता है तब बातचीत में वह पूछता है कि तुम कहाँ जाने के लिए निकले हो। तब धनंजय ये बताता है कि किसी ज्योतिषी ने मुझे पूछा है कि मेरा भाग्य बदलने वाला है, उसका रास्ता समझने के लिए मैं गोविंद देवज्ञ के पास जा रहा हूँ। गोविंद जी का नाम सुन के किसान की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि मेरी भी एक समस्या है, तुम जब उनसे मिलो तब उनसे पूछ लेना। मेरी समस्या ये है कि मेरी एक युवती है जो काफ़ी सुंदर है, लेकिन उसके विवाह के लिए जो मुझे धन चाहिए वह धन मेरे पास नहीं है और उसके लिए मैं बहुत ही त्रस्त रहता हूँ। एक तरह से ये समझ लो कि मुझे रात्रि में नींद भी नहीं आती और दिन में चैन भी नहीं होता, क्योंकि पूरा दिन
मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी, उसके प्रयासों में ही मेरा दिन व्यतीत होता है। तो जब तुम गोविंद जी को मिलो मेरा ये प्रश्न पूछ लेना। धनंजय उनको पक्का ये कह के वहाँ से निकल जाता है। पूरा दिन चलने के बाद दूसरी रात्रि को वह एक गांव में पहुंचता है। गांव में जब वो आता है तब तकरीबन शाम का समय था। तब गांव में एक तरह की सरपंच की सभा लगी हुई थी। वो सरपंच धनंजय की बातों को सुनता है और वो सरपंच धनंजय को अपने घर पर ही ले जाता है, वहीं पर उसको खिलाता है और रात्रि के सोने के समय में उसका धनंजय का पूरा वृत्तांत सुनने के बाद वह सरपंच भी ये पूछता है कि अगर तुम गोविंद जी को मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है, उसका भी जवाब तुम लेकर आना। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास धन भी बहुत है, मेरे पास पद भी है, लेकिन इस गांव के लोग मेरी सुनते ही नहीं हैं। सो मेरे पद के अनुसार, मेरी प्रतिष्ठा के अनुसार जो मेरा पावर होना चाहिए, लोग मेरी बातों को मानने चाहिए, वह क्यों नहीं मानते, वो तुम पूछ के आना। तो गोविंद उसको भी धनंजय उसको भी हाँ बोल देता है और गोविंद जी को मिलने चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वो वहाँ पहुँचता है। गोविंद जी को वो पूरा वृत्तांत बताता है। गोविंद जी उसकी कुंडली का अभ्यास करते हैं, उसके आहस का अभ्यास करते हैं, उसके लक्षणों का अभ्यास करते हैं। फिर थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाकर ये बोलते हैं कि तुम आओ मेरे सामने बैठ जाओ। उसको एक मंत्र सिखाते हैं, ध्यान करने की प्रक्रिया सिखाते हैं और एक वैदिक क्रिया करवाते हैं। एक प्रहर के बाद गोविंद जी धनंजय को बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें खोलो। जब धनंजय अपनी आंखें खोलता है तब उसकी आंखों में देखकर गोविंद जी ये कहते हैं कि अब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। किसी स्त्री के द्वारा तुमको धन की प्राप्ति होगी। आइदर वह स्त्री तुम्हारे साथ विवाह करेगी या विवाह का प्रस्ताव देगी और उसके कारण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो तुम्हें सच्चा प्रेम भी मिलेगा और तुम्हें संपत्ति भी मिलेगी। अब तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। सो धनंजय बहुत खुश होता है। प्रणाम करके जब वो निकलने जाता है तभी उसको वो शेर, वह किसान और वो सरपंच के प्रश्नों की याद आती है। तो वह उन तीनों के प्रश्न गोविंद जी को पूछता है। गोविंद जी उनके जवाब देते हैं और वो जवाब लेकर वापस अपनी तरफ घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में पहले सरपंच का गांव आता है। सरपंच के गांव पर पहुंच के रात्रि का भोजन समाप्त करने के बाद जब कोई नहीं होता तब धनंजय सरपंच के सामने देखकर ये बोलता है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि तुमने वेशभूषा तो पुरुष की धारण की हुई है, लेकिन तुम एक स्त्री हो। और क्योंकि तुम एक स्त्री हो, किसी और को पता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक स्त्री हो। इसीलिए जब तुम्हें की बात मनवानी हो तो आपकी बातों में जिस तरह का वजन आपको देना चाहिए वो आप नहीं देते हो। सो अब जब आपको कोई ऑर्डर देना हो तो कमांडिंग वॉइस में आप उसका ऑर्डर दो और अपने अंदर विश्वास रखो। अब ये बात सुनने के बाद सरपंच आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा किसी को पता ही नहीं था कि वह पुरुष नहीं है, वह स्त्री है। वह अपना स्त्री वेश धारण करके धनंजय के सामने उपस्थित होती है। वो अति सुंदर थी और उसके सामने उपस्थित होने के बाद वो सरपंच स्त्री ये कहती है कि अब तुम्हें मेरा रहस्य भी पता है। मैंने तुम्हें गौर किया है, मैंने तुम्हारा ऑब्जर्वेशन किया है। मेरा मानना है कि तुम एक सज्जन पुरुष हो और वैसे भी मुझे शादी तो करनी ही है। तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही शादी कर लो, तुम्हें धन भी मिल जाएगा और आगे जाके तुम सरपंच भी हो जाओगे। इतनी बात सुनने के बाद धनंजय एरोगेंट होकर ये आंसर देता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोविंद जी ने कहा है कि मेरा भाग्य बदल चुका है, तो मैं अब आगे चलूँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चल देता है। दूसरी रात्रि को वो
किसान के घर पर पहुंचता है। किसान जब प्रश्न पूछता है तब उसके उत्तर में धनंजय ये कहता है कि तुम पैसों के लिए चिंतित मत हो, तुम्हारे घर के पीछे ही बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, आओ हम साथ में उस धन को निकाल लेते हैं। सो वह किसान और धनंजय दोनों घर के पीछे जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो धन के चरु मिलते हैं। वहाँ पर सोना था, वहाँ पर चांदी थी, वहाँ पर हीरे जवाहरात थे। इतना ही नहीं, अनगिनत सुवर्ण मुद्राएं थी। किसान ये देख के अति प्रसन्न होता है और वह धनंजय के सामने देख के कहता है कि आओ मेरे घर पर आओ। जब वो दोनों घर पर आते हैं तब वह अपनी युवती को धनंजय को दिखाता है कि मैं इसके शादी के लिए चिंतित था, देखो ये बहुत ही सुंदर है, और अब जब मुझे इतना सारा धन मिल चुका है और तुम काफ़ी सज्जन हो तो मेरा एक प्रस्ताव है कि तुम ही मेरी बेटी के साथ शादी कर लो और ये पूरे का पूरा धन तुम ले लो। गोविंद फिर से एरोगेंट होकर ये जवाब देता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। गोविंद जी ने मुझे बोला है कि मेरा भाग्य बदल चुका है, तो मुझे अब ये स्वीकार्य नहीं है, मैं आगे जाऊंगा। ऐसा कह के वो आगे चला जाता है। सुबह सुबह वह फिर वो जंगल में पहुंचता है। रास्ते में वह शेर मिलता है और शेर दौड़ के धनंजय के पास आके पूछता है कि मेरा प्रश्न का उत्तर मिला? और धनंजय कहता है कि हाँ, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर ये है कि जब तुम किसी मूर्ख आदमी को खा लोगे तब तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। अब ये जवाब सुन के शेर को बड़ी मायूसी हुई। उसने कहा कि अब मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा मनुष्य मूर्ख है, लेकिन ठीक है, तुमने मेरी बात मानी, तुमने अपना वचन पालन भी किया, तो आओ मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूँ। तो उसको छोड़ने के लिए वो चलता है। बात बात में धनंजय को वो पूछता है कि तुमने क्या किया, और धनंजय अपनी पूरी स्टोरी बताता है। धनंजय की स्टोरी सुनने के बाद शेर को हंसी आ जाती है और शेर ये बोलता है कि तुम्हारे से ज़्यादा मूर्ख कौन हो सकता है, क्योंकि भाग्य ने तुम्हें दो रास्ते दिए, दो अपॉर्चुनिटी दी। तुम्हें सच्चा प्रेम चाहिए था और तुम्हें संपत्ति चाहिए थी, तो सरपंच भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार थी और वह भी काफ़ी धनवान थी, और किसान भी धनवान था और उसकी युवती भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन तूने दोनों अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया, तो मेरा मूर्ख मेरे सामने ही खड़ा है। ऐसा कहकर शेर धनंजय को खा जाता है। और स्टोरी कहती है कि उसके बाद शेर की भूख शांत हो जाती है। मज़ा ये है कि धनंजय की यह स्टोरी हम सब की स्टोरी है। हम सब भी ऐसे ही अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन लक जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी देता है उसको हम देखते ही नहीं है। सभी विद्वानों का, सभी शास्त्रकारों का यह मानना है कि जो लक है वह अपॉर्चुनिटी का वेश लेकर आता है। हमें नेक्स्ट टाइम जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, हमें उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो कितनी ही इलॉजिकल क्यों ना हो, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी के सामने देखकर, उसको अटेंशन देकर, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमें एफर्ट्स करने चाहिए। वह एफर्ट्स करने से ही भाग्य हमारे सामने प्रकट होगा। महर्षि वेदव्यास का बड़ा ही प्यारा वचन है। वो कहते हैं, यत्नो ही सततम कार्यः ततो दैवेन सिद्ध्यति। अर्थात भाग्य या लक अपॉर्चुनिटी का वेश पहन के हमारे सामने आता है,
उस अपॉर्चुनिटी को देखकर जब हम एफर्ट्स करते हैं तभी उसके बाद ही हमारा लक एक्टिव होता है। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा और यह प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा भाग्य हमारे सामने किसी अपॉर्चुनिटी को लाए तब हम उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाए और हमारे भाग्य को पहचान के हम उसको बदल पाए, उस तरह की सद्बुद्धि हम सब को प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर चरण को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।